हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स अबोर्ड। तो हमने जो है क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा द लिविंग वर्ड उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो इस वीडियो में जो है हम उसी चैप्टर से जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, नीट के एग्जाम्स में, तो इसीलिए हम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो अभी सीरीज़ है मेरे पास, इसमें टोटल मेरे पास 100 क्वेश्चन है इसी चैप्टर से द लिविंग वर्ड से, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो है इसमें लिए गए हैं। और इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, जैसे फैक्ट एंड डिफिनीशन टाइप्स क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन टाइप्स क्वेश्चन है और लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन भी हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो है फैक्ट एंड डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा जो है इसमें से कौन सा जो है यूनिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे जो यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सेल डिवीजन अकर्स इन प्लांट्स, सेल डिवीजन अकर्स डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो हम पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हमारा कंटिन्यूसली एंड ओनली अप टू ए सर्टेन एज, बी है ओनली अप टू ए सर्टेन एज कंटिन्यूसली। ये हमें टाइम पीरियड बता रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सेल डिवीजन जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में किस समय तक होते हैं, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि सेल डिवीजन जो प्लांट्स में होता है वो लगातार होता है। क्यों लगातार होता है? क्योंकि उनमें जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें ग्रोथ हमेशा जो है लाइफ टाइम होते रहता है। जबकि एनिमल्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होते हैं, तो उनमें जो एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होता है। यानी ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉलोइंग कैन बी ट्रू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अलावा और क्या, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या सही है। ऑप्शन फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। और थर्ड, बोथ आर एक्सक्लूसिव। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो थर्ड तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि मल्टी सेलर और हायर एनिमल्स में जो है, हायर प्लांटेड एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। और वो जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ग्रो जो है वो सेल डिवीजन के द्वारा ही करते हैं। यानी जो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन में ये बता दिया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो पहले मैं इसमें जो है ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तब हम देखेंगे क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, ग्रोथ फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस बाय कलेक्टिंग सब्सटेंस ऑन इट। तो ये तो सही है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ करते हैं, उनके सरफेस पर लेयर्स आता है। तो फिर सेकंड है, ग्रोथ फ्रॉम इंटरनल सरफेस लाइक लिविंग। तो ये गलत है, नॉन लिविंग इंटरनली ग्रोथ नहीं करते हैं, बस उनके सरफेस पे एक्यूमुलेशन होता है सब्सटेंसेस का, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ होता है। और थर्ड है, डू नॉट ग्रो एट ऑल। तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। जैसे हम माउंटेन्स को, रॉक्स को, माउल्डर्स को देखें तो उनमें ग्रोथ होता है, क्योंकि उनमें डर्ट पार्टिकल, सॉइल वगैरह और बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कंपोनेंट्स आके उन पे लेयर बन जाते हैं, जिनसे उनका ग्रोथ होता है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सिर्फ वही करेक्ट है। तो हमें इसमें से अब नीचे में से चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओनली फर्स्ट करेक्ट था, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डैश रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा जो टर्म है वो रिफर करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी। यानी यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजनी को जो है प्रोड्यूस करता है। तो वो रिप्रोडक्शन सिंपल टर्म होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछ रहा है, द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेज आर इजली मल्टीप्लाई बाई। यानी पूछ रहा है इसमें कि जो फंजाई और फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेज होते हैं, उनमें जो है रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। तो हम जानते हैं कि ये सभी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पे प्रोटोनेमा दिया हुआ है, तो हमें साथ साथ में बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी जो भी आती जाएगी उनके बारे में हमें जानना जरूरी होगा। तो नेमा मतलब होता है थ्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कहीं भी जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम हो जिसमें नेमा लगा हुआ है, NEME, तो हम समझ जाएंगे कि वो थ्री लाइक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो इसमें ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर
एक्सक्लूसिवली अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सा जो है इसमें फैक्टर जो है जो रिप्रोडक्शन को सीजनल ब्रीडर्स में अफेक्ट करता है। सीजनल ब्रीडर्स यानी ऐसे ब्रीडर्स जो हर सीज़न में जो है ब्रीड नहीं कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक जो है लिमिटेड सीज़न हो सकता है, मंथ होता है जिसमें कि वो केवल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह पे। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर्स होते हैं। तो जब हमने अगर आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे जो डॉग्स होते हैं वो जनरली वो समर सीजन में जो है ब्रीड नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। वो विंटर सीजन में ही वो उनके लिए एडेप्ट होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। यानी फोटो पीरियड एक फैक्टर है जिसका एक्सक्लूसिवली इफेक्ट होता है रिप्रोडक्शन पर सीजनल ब्रीडर्स में, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 9th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज नॉन एज। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो मेटाबॉलिज्म सिंपल हम बोलते हैं। दो मिलते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, उसी को मिला के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना एंड कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। उन्हीं दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म होता है और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिफर द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। प्लांट और एनिमल जो प्लांट और एनिमल्स की अलग अलग वेराइटी जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनको हम रिफर करने के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? तो सिंपल बायोडाइवर्सिटी यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 11th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ICBN स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे सिंपली हमें ICBN का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ICBN का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल नहीं, इंडियन कोड ऑफ, कंफ्यूजन हो गया पर हाँ इंटरनेशनल ही होता है। ICBN मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन ए जो हमारे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट होगा। फिर 12th नंबर दिया हुआ है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति से हम क्या समझते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, एक नेम होता है जो कि दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन बी में बोल रहा है वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ ए जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यही होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जिसमें पहला नेम उसका जेनेरिक नेम होता है और दूसरा नेम उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 13th क्वेश्चन देखते हैं हम, 13वां नंबर, इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द डैश इज कैपिटलाइज। तो हम जानते हैं कि जीनस का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटलाइज्ड होता है। तो जीनस ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची रिफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ। जितने भी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में जो यूनिट्स होते हैं उससे हम क्या रिफर करते हैं? तो जितने भी टैक्सोनॉमिक यूनिट्स होते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्चीज के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन के ऑर्डर को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। सिस्टमैटिक्स से हम क्या समझते हैं? तो ऑप्शन हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन बी है हमारा नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन सी है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। एंड ऑप्शन डी है हमारा तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी होती है उनमें जो रिलेशनशिप को अगर हम ऐड कर देते हैं, बायोडाइवर्सिटी में ही हम उसके बीच का रिलेशनशिप ऐड कर देते हैं तो हमको नया टर्म मिलता है सिस्टमैटिक्स। तो ऑप्शन सी जो हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप जहाँ पे आ जाए ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी में रिलेशनशिप को हम ऐड कर दें तो वही टर्म हमें वही टर्म जो है सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो हमारा वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो 16th नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, टैक्सॉन इज ए। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए हमारा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बी हमारा स्पेसीज, सी हमारा हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डी ऑप्शन हमारा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि टैक्सॉन क्या होता है। टैक्सॉन एक ग्रुप होता है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, मतलब उसका वास्तविक जो है पर्पस क्या है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ए हमारा एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म,
सी नेम द लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड डी फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिम्स। तो जो प्रैक्टिकल पर्पज है लिविंग ऑर्गेनिम्स के क्लासिफिकेशन का वो वही है, फैसिलिटेट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिम्स। अननोन ऑर्गेनिम्स यानी जो अज्ञात जीव हैं उनका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें, यही जो हमारा प्रैक्टिकल पर्पज है लिविंग ऑर्गेनिम्स के क्लासिफिकेशन का। तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा जो है वो लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन ये है, तो ये नहीं होगा। फिर बी जो है कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी लाइफ का जो है एक कैरेक्टर्स है, तो ये भी नहीं होगा। सी जो है एडेप्टेशन टू इन्वायरमेंटल चेंज, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, मतलब वो जहाँ जाते हैं जो है धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन होते होते उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, तो सी भी जो हमारा वो नहीं होगा। फिर डी ऑप्शन दे रहा है डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, तो ये जो है लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज। जो फैमिलीज होते हैं वो किस बेसिस पर उनको कैरेक्टराइज किया जाता है प्लांट स्पेसीज में। तो ऑप्शन ए हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बी एनाटॉमी ऑफ प्लांट, सी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और डी हमारा सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस। तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बेसिस पर जो है फैमिलीज को कैरेक्टराइज किया जाता है प्लांट स्पेसीज में, तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ, मतलब जो टेक्सोनॉमिकल जो हायरार्की होता है हमारे, जैसे किंगडम, फाइलम को डिवीजन बोलते हैं प्लांट्स के स्पेसीज में, बहुत टेक्निकल टर्म है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो वही इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर में जो है लास्ट में उसमें क्या जो है सफिक्स जुड़ा हुआ होता है, तो जो ऑर्डर होता है वो जनरली एल से उसमें जुड़ा हुआ होता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो कौन सा इसमें से टेक्सोनॉमिक एड जो है, जो एनसीईआरटी में हमने जो लास्ट में जो कुछ पढ़ा था, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, फ्लोरा, ये सब और की वगैरह, तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा टेक्सोनॉमिक एड है जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक एरिया में रहने वाले स्पेसीज का। तो मैनुअल जो होता है वही जो है टर्म जो है इसको रिफर करता है, टेक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड करता है किसी एक एरिया में रहने वाले स्पेसीज का, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बोल रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो इनमें से कौन सा जो है जो टेक्सोनॉमिक एड है वो जो है केवल एक जीनस या एक फैमिली पर जो है एक समय पर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम ऑप्शन में देख के भी जो है बता सकते हैं, ए तो हमारा टेक्सोनॉमिक किड, बी हमारा फ्लोरा, सी होता है हर्बेरियम, डी बोल रहा है मोनोग्राफ। तो इसमें देख रहे हैं डी में मोनो मतलब होता ही क्या है, मोनो मतलब सिंगल, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वन स्पेसीज या वन फैमिली या वन जीनस का जो है एक बार में पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, यानी मोनोग्राफ जो होता है वो हम पढ़े भी हुए हैं एनसीईआरटी में, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मोनोग्राफ किसी एक जीनस या फैमिली का एक समय पर पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। इसमें से कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसको यूज़ किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स को सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटी के बेसिस पर क्लासीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो कीज़ हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में उसमें जो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो ऑप्शन बी जो कीज़ है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन दिया हमारा हर्बेरियम इज ए, ऑप्शन ए हमारा गार्डन वेयर मेडिकल प्लांट्स आर ग्रोन, बी हमारा गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट्स आर ग्रोन, और सी हमारा ड्राई गार्डन, और डी हमारा केमिकल्स टू किल प्लांट्स। तो हर्बेरियम एक ड्राई गार्डन होता है, यहाँ सीड्स पर जो है हम देखा था कि कैसे सीड्स पर कलेक्ट करने वाले का नाम जो जिसको कलेक्ट किया गया उसका साइंटिफिक नाम, किस डेट पर कलेक्ट किया गया और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन एक सीट पर लिखी होती हैं, तो वो एक ड्राई गार्डन होता है। तो हर्बेरियम इज ए ड्राई गार्डन, बी सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ड्राई गार्डन। फिर क्वेश्चन नंबर 25 हम पढ़ते हैं द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन। तो ये भी एनसीईआरटी से टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन है। तो जो फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू है कहाँ प्रेजेंट है, तो इंग्लैंड में हम जानते हैं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा।
मतलब हम देख रहे हैं कि कितने जो है रिपीटेड क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें एनसीईआरटी की हर लाइन को जो है एकदम हमें ऐसा पढ़ लेना है कि मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हम नींद में भी जो है उसका आंसर बता दें। और ये जो है कोई हवा में बात नहीं है, हम उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ऐसा पॉसिबल है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कीज आर जनरली इन नेचर, जो कीज होते हैं वो जनरली किस टाइप का नेचर होता है हमारा। कीज यहाँ पे चाबी से मतलब नहीं है, जो हमने टेक्सोनॉमिकल ऐड पढ़े थे उनमें से उसमें का ही जो पूछ रहा है। तो कीज जो है वो जनरली एनालिटिकल नेचर के होते हैं, एनालिटिक्स होता है, उसमें विश्लेषण होता है, क्योंकि सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर जो है आइडेंटिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, एनालिटिकल। फिर हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड। की के हर एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, तो की के हर एक स्टेटमेंट को लीड बोला जाता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम जो है ऐसे जो है डिस्ट्रक्टिव एक मेथड होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, उससे भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते थे कि टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं, देखिए बी जो है हमारा ये भी टेक्सोनॉमिकल एड है, सी जो है और डी जो है ये भी टेक्सोनॉमिकल एड है। तो अगर हम इन तीनों को कट करते जाएँ तो लास्ट में जो हमारा बच जाएगा तो वही हमारा हो जाएगा। तो लीड जो होता है हमारा स्टेटमेंट होता है, की के स्टेटमेंट को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है हमारा, द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड। जो कीज होते हैं वो जनरली जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, यानी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज होती हैं और वो पेयर में होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम सिंपल कपलेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो अब यहाँ से हमारे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो चुके हैं द लिविंग वर्ड इस चैप्टर के। तो चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे पूछ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी इसमें एक से अधिक जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो ये तो गलत है, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। फिर जो है हमारा ऑप्शन बी दे रहा है, प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, प्लांट्स केवल एक सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स में जो है लाइफ टाइम तक ग्रोथ होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी हमारा बोल रहा है द ग्रोथ इन लिविंग फिर यहाँ पे डी ऑप्शन जो बोल रहा है हमारा ऑल ऑफ दी अबव, तो पहले ही दो गलत हो गए तो ये तो होगा ही नहीं। फिर ऑप्शन सी जो हमारा बच गया, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, तो ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है वो कैसे होता है। ऑप्शन ए हमारा डिवीजन ऑफ सेल्स, बी इंक्रीज इन मास, एंड सी एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नल एजेंसी, और ऑप्शन डी हमारा बोथ ए एंड बी। तो डिवीजन ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन बायोमास दोनों से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है। तो ऑप्शन डी जो हमारा बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमें सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है, बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, तो ये सही है हमारा। तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है। फिर हमें बी बोल रहा है, ए म्यूजियम इज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने बताया भी था जब हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे कि उसमें, तो हमने बोला था कि म्यूजियम में जो है केवल लिविंग जो है एस्पेक्ट्स रखे जाते हैं, यानी एनिमल्स को जो है लिविंग रखा जाएगा, और या उनके जो है उनके मतलब लिविंग नहीं, उनके नेचुरल फॉर्म को रखा जाता है। मतलब या तो उनका स्किन रखा जाएगा, उनका जो है उनके बोन्स वगैरह, उनके फॉसिल फ्यूल्स ये सब रखे जाएंगे। मतलब उनसे जो डायरेक्ट चीज़ हमें मिला है वो रखना है, हमें जो आर्टिफिशियली चीज़ जैसे उनका फोटो खींच के नहीं रखना है। तो ऑप्शन बी में फोटोग्राफ बोल रहा है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 हम बोलते हैं, विच टू पॉइंट्स आर नॉन एज द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, किसको जो है इसमें से ट्विन कैरेक्टर्स के ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स बोले जाते हैं। तो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो इंक्रीज इन मास, सेकेंड है हमारा डिफ्रेंसिएशन, थर्ड है हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड फोर्थ है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था एनसीईआरटी में का, तो मैंने बताया भी था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दो जो है ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ के, यानी जो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ है, हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ किस में है, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं, देखिए फर्स्ट इंक्रीज इन मास है, थर्ड है ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्स्ट एंड थर्ड किस में है, तो फर्स्ट एंड थर्ड डी ऑप्शन है हमारा। तो डी ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यही ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं ग्रोथ की। फिर 33 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट, नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें हमको सबको पढ़ना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे।
ए हम पढ़ते हैं जेनेरिक नेम ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर वेयर इज स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर, तो ये तो करेक्ट है हमारा। बी हमारा साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी करेक्ट है। साइंटिफिक नेम हमेशा तिरछा करके थोड़ा लिखा जाता है, प्रिंटेड होता है, और जब लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। सी देखते हैं साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप्ड और हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन, जब लिखते हैं हम उनको हाथ से तो हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं अलग अलग। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, तो हमको सारे जो स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे तभी हम बता पाएंगे। फर्स्ट है हमारा, तो देख रहे हैं ना कैसे सारी स्टेटमेंट पढ़ने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि इसमें टाइम हम ज़्यादा लगाएं, लेकिन इसलिए हमको जो है अपनी रीडिंग स्पीड बहुत फास्ट करनी होगी। रीड करके अंडरस्टैंड करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको हमें इंक्रीज करना होगा। तो ऑप्शन है हमारा इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट दैट आर ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट, तो सही है। हर्बेरियम में एक सीट पर जो है प्लांट स्पेसिमेंट्स को ड्राई करके रखा जाता है। फिर बी हमारा हर्बेरियम सीट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा, तो ये सब इस पर जो है इस सब लिखा होता है। हमने एक सीट भी देखा था कि कैसे उस पर लिखा हुआ था सब, तो उस पर हम देखते हैं कि ये सब मेंशन था, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो भी करेक्ट है। फिर थर्ड बोल रहा है कि सी बोल रहा है ऑप्शन इट सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, तो ये भी क्विक रेफरल सिस्टम के लिए ही यूज किया जाता है, इसलिए एक सीट पर एक स्पेसिस के बारे में पूरा लिखा गया होता है, तो ऑप्शन सी भी हमारे करेक्ट है। यानी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है हमारे, तो डी ऑप्शन जो हमारा ऑल ऑफ द अबव वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। ग्रोथ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो फिर से हमको सारा पढ़ना पड़ेगा। ए हमारा इन प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज, तो ये जो है ये रॉन्ग है। तो पहले ही हमको मिल गया कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन के द्वारा वो केवल एक सर्टेन स्टेज तक होता है। प्लांट्स में कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक ग्रोथ होता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो जो है गलत है, क्योंकि इसमें बोला है केवल एक निश्चित समय तक होता है, तो यानी ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अब हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको पहला पढ़ते ही आंसर मिल गया। फिर हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर मेटाबॉलिज्म, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ए हमारा इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल फिजिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड लिविंग, तो गलत है, केमिकल रिएक्शंस का जो है सम टोटल होता है। फिर ऑप्शन बी जो है ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, तो ये सही है। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और माइक्रोब्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इन सब में मेटाबॉलिज्म होगा ही, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा इट इज़ द ऑकरेंस ऑफ वेरी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बी हमारा ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए स्पेसीज। सी ऑप्शन है हमारा द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, तो ये सारे ही करेक्ट है हमारे यहाँ पे, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनको हमें चूज करके लिखना है। तो जो है हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन बोल रहा है हमारा लोअर द टैक्सन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर, जितना आप नीचे आएंगे तो टैक्सन में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें जो कॉमन होता है वो अधिक होते जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हमने बार पढ़ा था कि स्पेसीज में जो है कॉमन जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि स्पेसीज हम जीनस में जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े कम होते जाते हैं, फिर और ऊपर बढ़ेंगे तो और कम होते जाएंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट है, तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना है, तो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे। फिर सेकंड पे आते हैं। सेकंड बोला है ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, तो देखिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। तो क्या बोल रहा है ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनरा, नहीं तो जेनरा के बाद फैमिली आ रहा है ना, यानी असेंबलेज ऑफ जेनरा हमारा फैमिली है और असेंबलेज ऑफ फैमिली हमारा ऑर्डर है, यानी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। तो सेकंड ऑप्शन एक हमारा ये इसका आंसर होगा। उसके बाद से और भी स्टेटमेंट है, इस चारों में से जो इनकरेक्ट है वो सब हमें बताना है, तो और भी दोनों हमको स्टेटमेंट पढ़ लेना पड़ेगा। थर्ड बोल रहा है कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडा, तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों एक फैमिली में नहीं है, एक फेलिडे में आता है और एक जो है कैनिडे में आती है। कैट जो है डॉग जो हमारा वो फेलिडे में आता है और जो है कैट जो है कैनिडे में आती है। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड जो हमारे ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, यानी यही दोनों हमारे आंसर हैं। डी फोर्थ पढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस, तो ये बिल्कुल सही है, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो इसको भी हम आंसर में नहीं लेंगे, हमको इनकरेक्ट चूज कर रहे हैं, यानी सेकंड और थर्ड थे हमारे, तो डी ऑप्शन जो हमारे सेकंड थर्ड ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया है कि कैट मैंने बोला कि डॉग जो है वो फेलिडे में आती है, सॉरी कैट जो है हमारी वो फेलिडे में आती है क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम होता है फेलिस डोमेस्टिका।
एंड डॉग जो होता है हमारा उसका होता है कैनिस फैमिलियरीज, यानी ये कैनिडे में आता है। तो जो फेलिडे हमारा वो कैट फैमिली से बिलोंग कर, कैट जो है फेलिडे फैमिली से बिलोंग करती है और डॉग जो है वो कैनिडे फैमिली से बिलोंग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। तो हमें चारों को पढ़ना पड़ेगा, फिर इसमें से छांटना पड़ेगा कि कौन सा जो है करेक्ट है, फिर हमको इसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस में रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप जो है उसमें कंप्राइज होता है, यानी जीनस में रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो जाएगा। फिर सेकंड जो दिया हमारा, टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। टैक्सॉन में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रिफर करता है। फिर थर्ड को दिया हुआ है हमारा, थर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, फैमिली कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, तो ये करेक्ट है हमारा यहाँ पे। ये जो सेकंड वाला था ये हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो है कैटेगरी को जो है रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को नहीं रिप्रेजेंट करता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड वाला जो हमारा सही है। फिर फोर्थ बोल रहा है हमारा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्लास जो है वो क्लास में रिलेटेड ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं, तो ये भी जो हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि देखिए किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो इंक्लूडेड ऑर्डर्स को एक क्लास में जो है इंक्लूड किया जाता है, ऑर्डर्स को क्लास में इंक्लूड किया जाता है, इसलिए हमारा सही है ये। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी जो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वो जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे देखिए बिल्कुल छोटे छोटे मिस्टेक्स पे हमें जो है ध्यान रखना होगा। देखिए अभी जैसे हमने यहाँ तक तो पूरा सॉल्व कर लिया था, फिर यहाँ पे हम देखिए मैंने सेकंड ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे ही एग्जाम्स में जो और भी ज़्यादा प्रेशर होता है तो और ज़्यादा गलत होता है, तो हमें जो है पूरा एक्यूरेसी अपनी बना लेनी है, मेंटेन कर लेनी है। तो ऑप्शन सी जो हमारा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, तो ऐसे कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है, यानी इनकरेक्ट है। ये नॉट करेक्ट और करेक्ट वाले में बहुत कंफ्यूजन होता है, जल्दी जल्दी में नॉट करेक्ट को हम करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो उससे जो है हमारा पूरा आते हुए क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान से पढ़ने, इसमें नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पोजिंग फीचर्स डिसिमिलर टू दियर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन में ऐसी प्रोजनी को प्रोड्यूस किया जाता है जिसके फीचर्स जो होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं पेरेंट्स से डिसिमिलर होते हैं, तो ये गलत है। रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स अपने ही समान जो है प्रोजनी को जो है प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है किसमें, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में। फिर तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनोमा ऑफ मोजेज ऑल मल्टीप्लाई बाय बर्डिंग, तो ये भी इनकरेक्ट है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था कि जो फंजाई और फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनोमा होता है उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे बर्डिंग दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है, तो ये भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड दिया हुआ है हमारा, मेनी ऑर्गेन्स लाइक म्यूल्स स्टेराइल वर्कर्स बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो ये सही है। म्यूल्स यानी जो खच्चर होते हैं और स्टेराइल वर्कर बीज होती हैं, जो बांझ होती हैं वर्कर बीज, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, तो ये भी जो है हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमको तो इनकरेक्ट चूज करना है, तो ये हमारा ऑप्शन में सही नहीं होगा। फिर फोर्थ बोला, रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का एक जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वो डेड हो गए, वो लिविंग होते हैं, तो इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, तो ये भी जो है हमारा ये सही करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। यानी फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा जिसमें दिया हुआ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 41 बोलते हैं, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो एक या एक से अधिक जो है वो करेक्ट हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तो बिल्कुल सही है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुली के प्रति। फिर सेकंड जो हमारा, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा, तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म और पॉल्यूटेंट्स के प्रति प्लांट्स जो है रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो भी जो हमारा वो करेक्ट स्टेटमेंट था। फिर थर्ड हमारे यहाँ पे आ गया, थर्ड ऑप्शन जो हमारा, फोटो पीरियड अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर फोर्थ हमारा दिया हुआ है, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग एक ऐसा केवल ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, सचेतता होती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। यानी चारों ऑप्शन करेक्ट है हमारे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट।
फिर क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट जो हमारा दिया हुआ है हमारा यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोवाइडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म का वो उनको स्टैंडर्डाइज नेम देने के लिए किया गया, नहीं उनका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया गया है ना उनको स्टैंडर्डाइज नेम देने के लिए, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, तो ये नहीं होगा। फिर सेकंड ये टेक्सोनॉमी इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिकॉग्नाइज इट्स साइंटिफिक नेम, तो ये भी गलत है, हमको सारे के बारे में पढ़ने के लिए जो है ये जो है टैक्सोनॉमी है, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड जो हमारा द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपोनेंट्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस दिया गया था, ये पद्धति दी गई थी उनके द्वारा, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर फोर्थ हमारा दिया हुआ है द जूलॉजिकल नेम आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN में जो है जूलॉजिकल नेम्स के लिए कोडिंग रूल दिए हुए हैं, तो ये भी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी थर्ड एंड फोर्थ हमारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ किसमें बी जो हमारा ऑप्शन बोथ थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट से थर्ड जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा बोल रहा है कि इसमें से कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है इस स्टेटमेंट के द्वारा जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिस्क्राइब करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हमारा इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच रिसेंबल इन देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एंड इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। एंड थर्ड हमारा ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इन द जेनस होमो, तो ये जो हमारा ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट है, क्योंकि यही बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, तो ऑप्शन फर्स्ट से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है एक या एक से अधिक करेक्ट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। तो हम इसमें देखते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनर, तो बिल्कुल सही बात है ये, तो ये जो हमारा सही है, तो हमको सही को नहीं लेना, हमको गलत को लेना है, तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर सेकंड जो बोल रहा है कि द 3 डिफरेंट जेनरा सच एज सोलेनम, दतूरा एंड पिटूनिया आर प्लेस्ड इन द फैमिली मेलवेसिया, तो ये सही है, हमने पढ़ा भी था, तो ऑप्शन सेकंड जो हमारा वो जो है ये जो है सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। 3 डिफरेंट जेनरा हैं सोलेनम, डटूरा और पेटूनिया, ये इनको एक ही फैमिली मेलवेसिया में रखा गया है, तो ये गलत है। तो ये जो है हमें ये जो हमारा ये एक मतलब चूज हो जाएगा हमारा कि ये इनकरेक्ट है कि हमको इनकरेक्ट चूज करना है। तो फिर थर्ड दिया हुआ है, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेज विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, प्लांट्स के केसेज में जो जिसमें कुछ कम कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक फाइलम हायर कैटेगरी में रखा गया है, तो गलत है। प्लांट्स को हम लोग जो है डिवीजन में रखते हैं, फाइलम तो एनिमल्स में होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है हमारा। तो सेकंड एंड थर्ड इनकरेक्ट है हमारा, यानी सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट से जो है किस टैक्सोनॉमिकल एड को जो है प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हम चारों कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, फिर वो जिसको बोलेगा वो मतलब जिसकी तरफ हमारा इंडिकेशन जाएगा वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है, दे जनरली इस्टेब्लिश इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। फिर दे हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए उसमें कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन बॉक्सेस, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है कलेक्ट करके, किल करके और पीनिंग करके। फोर्थ हमारा दे ऑफन टू हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू, तो ये सारे प्रॉपर्टीज जो है म्यूजियम की हैं, तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर 46 नंबर क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्रोथ के प्रेजेंस में जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज, एनिमल्स में सर्टेन एज तक ग्रोथ होता है, तो ये सही है हमारा। फिर भी हमारा इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर्ड एज ग्रोथ, ये भी हमारा सही है। सी है हमारा, ग्रोथ बाय सेल्फ डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन इन एनिमल्स, तो ये गलत है, एनिमल्स में लाइफ स्पेन जो है सेल्फ डिवीजन नहीं होता है। डी हमारा, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल ग्रोथ, तो ये सही है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन ए सी जो है हमारा वही जो है इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यही हमारा जो है वो सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम। तो 47 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट
फर्स्ट एंड फोर रिगार्डिंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। फर्स्ट से फिफ्थ स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट दिए हैं, पाँचों को पढ़ के हमें बताना है कि कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को जो है ये रिफ़र कर रहा है। 4 यहाँ पे दिए हैं हमें, तो चारों को पढ़ के हमें बताना है कि चारों में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है उसके रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट जो है हमारा ईच स्टेप और रैंक इन हायरार्की इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो बिल्कुल सही है, हर एक रैंक को जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो हर एक स्टेप और रैंक होता है हायरार्की में उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर सेकंड है स्पेसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स। मतलब स्पेसीज में ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं खुद में ब्रीड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो ये सेकंड जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट हैं। फिर थर्ड बोल रहा है टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज लाइक किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं सभी टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल अननोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक स्टडीज से कॉमन कैटेगरीज का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, नहीं तो ये गलत है, ये कॉमन कैटेगरीज थोड़ी ना है, ये तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, तो ये थोड़ा जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ हमारा दिया हुआ है कि लोअर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टेक्स्ट एट द सेम टाइम। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कैटेगरी में हम जितने लोअर आते जाएंगे वहाँ पे रिलेशनशिप हमें फाइंड करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि उनमें सिमिलरिटीज ज़्यादा होती हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड हमारे जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ए फर्स्ट एंड सेकंड, ए जो है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। फिर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए हमारा द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस इज होमो सैपियंस, तो ये करेक्ट है। फिर बोल रहा है ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द सेम जीनस आर लिस्ट क्लोजली रिलेटेड। ऑर्गेनिज्म को जिसमें सेम जीनस में रखा जाता है वो लिस्ट उनमें कम जो है एक साथ वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होते हैं जीनस में। फिर सी बोल रहा है मूविंग फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम मोर डिफरेंट स्पेसीज आर इंक्लूडेड इन इस हायर कैटेगरी। तो ये सही है कि हम जैसे ही जो है हायरार्की में जो है तो स्पेसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो उनमें जो अलग अलग स्पेसीज होते हैं उनमें सिमिलरिटीज जो है कम होती जाती हैं, तो ये सही है हमारा। फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है स्पेसीज दैट आर इन सेम जीनस हैव वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक ही जीनस में होते हैं उनके बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये भी जो हमारा ये करेक्ट है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन के बारे में हमको करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है चूज़ करना है। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पाँचों को पढ़ के। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्लांट स्पेसीज आर ग्रोथ फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लांट स्पेसीज को ग्रो किया जाता है, तो ये करेक्ट है। फिर सेकंड बोला है लेबलिंग ऑफ ईच प्लांट कंसिस्ट ऑफ इट्स बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। इसका बोटेनिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है और इसकी फैमिली भी लिखी जाती है, तो सेकंड ऑप्शन भी जो हमारा वो करेक्ट है। फिर थर्ड और पढ़ते हैं हम स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन जार्स एंड कंटेनर्स, तो ये गलत है। फोर्थ जो हमारा इट इज टाइप ऑफ स्टोर हाउस विच कंटेंस ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन ऑन सीट, तो ये भी गलत है, ये हर्बेरियम के फीचर्स हैं। फिर फिफ्थ हमारा दिया हुआ है प्लांट स्पेसिमेन कंटेंट्स लेबलिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, तो ये भी गलत है, ये भी हर्बेरियम का एग्जांपल है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो बिल्कुल केवल वही हमारे करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन ए जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वो सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन। हर्बेरियम फॉर्मेशन का जो है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो हमें इनको पढ़ना है और फिर इनको जो है अरेंज करना है। तो दिया हुआ यहाँ पे ड्राइंग, पॉइजनिंग, कलेक्शन, लेबलिंग, माउंटिंग, डिपोजिशन एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले जो है स्पेसीज का जो है कलेक्शन किया जाता है, तो सबसे पहले हमारा ये कलेक्शन हो जाएगा, यानी सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट पे हमारा कलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से उनको सुखाया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, तो सेकंड पे हमारा ड्राइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद से उन्हें क्या किया जाता है, उनके बाद उनको पॉइजनिंग किया जाता है, उनको जो है मतलब उनको प्रिजर्व करने के लिए, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है हमारा थर्ड नंबर पे पॉइजनिंग आ जाएगा। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से माउंटिंग किया जाता है, यानी फोर्थ नंबर पे माउंटिंग हो जाएगा। उसके बाद से क्या किया जाता है, स्टिचिंग, उनको कटिंग की जाती है, तो फिफ्थ नंबर पे स्टिचिंग हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है, फिर लेबल किया जाता है उनको। उसके बाद से फिर क्या किया जाता है, उनका डिपोजिशन किया जाता है, उनको रख दिया जाता है। तो यानी ऑप्शन ए जो हमारा 3 1 2 5 7 4 6 ये ऐसे हो जा रहा है इस सीक्वेंस में, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है 50 क्वेश्चन जो है द लिविंग वर्ड के प्रैक्टिस में जो MCQ कर लिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और आगे जो है अगर समय मिलेगा तो मैं जो है बाकी जो बचे हुए 50 क्वेश्चन है उस पर भी जो है वीडियो बना दूंगी। तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बीट्स अबाउट। थैंक यू।